वेल, टॉपिक अपने कन्फर्म ही कंटिन्यू करना है। केचुए में अपने शुरू किया था एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में अब जो सब हेडिंग डाल दो आप, सीटी या शुद्ध हिंदी में इसको शूक कहेंगे, शूक, सीटी या शूक। सीधा ही प्रश्न आया हुआ है ये कि केचुआ का प्रमुख गमनांक कौन है? वो कौन है? शूक। तो यहीं से शुरू करो। शूक केचुए के प्राथमिक गमनांक, प्राथमिक गमनांक होते हैं। अब कल का डायग्राम याद होगा। मान लीजिए ये बॉडी है इसका और इसकी सेगमेंट है, तो कल हर सेगमेंट के बीच में एक लाइन बनाई थी इस तरह से। ही डायग्राम आपको बनाना है ये, और ये है रिंग ऑफ सिटी। बेटे क्लास में हूँ। रिंग ऑफ सिटी यानी हर खंड के मध्य में सिटी का एक छल्ला पाया जाता है। पर यह अपवाद है। एक तो हमें पहला सेगमेंट छोड़ना पड़ेगा, और एक याद करो क्लाइटलम में कितने खंड बताए थे कल मैंने? 3 खंड, 14, 15 और 16 खंड छोड़ने पड़ेंगे, और एक अपने को लास्ट खंड छोड़ना पड़ेगा, अंतिम। तो इन 5 खंडों को छोड़कर हर खंड के मध्य में सीटी का एक छल्ला पाया जाता है, समझ लो। और इस छल्ले में इनकी संख्या निश्चित नहीं है, 100 से 120 होगी। एक छल्ले में चारों तरफ जो छल्ला है ना, वो तो चारों तरफ होगा। छल्ला माने रिंग, रिंग तो मतलब चारों तरफ हो गई, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, प्रथम कॉमा क्लाइटेलम के ब्रैकेट में लिख दो 14, 15, 16 तथा अंतिम खंडों को छोड़कर, तो कुल कितने खंड हो गए? 5। ये क्वेश्चन आता है कि किन खंडों में शूक का अभाव है। कई बार तो खंडों की संख्या दे देते हैं, कई बार 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में, अनेक खंडों में। तो जवाब क्या जाएगा? 5 खंडों। 5 कौन से हैं? आप लिख ही चुके, पहला और 3 क्लाइटलम का और एक अंतिम। खंडों को छोड़कर प्रथम क्लाइटेलम तथा अंतिम खंडों को छोड़कर प्रत्येक खंड के मध्य में, प्रत्येक खंड के मध्य में सीटी का एक छल्ला पाया जाता है, सीटी का एक छल्ला पाया जाता है। ये डायग्राम तो बन गया होगा ना साथ में? ओके, नहीं तो बना लिया करो फटाफट, है ना। अब अभी बताया कि हर छल्ले में कितनी सीटी, इनकी संख्या। तो अगला पॉइंट लिखो, छोटे छोटे पॉइंट है। प्रत्येक छल्ले में 80 से 120 सीटी पाई जाती हैं।
80 से 120 सीटी पाई जाती हैं। अब गौर करें आप, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए इसका टीएस काटा तो एक खंड है ये, या चलो इसको ऐसा करें, एक ही खंड है। अच्छा, दिखेगा नहीं ये तो, है ना। और माना कि ये दूसरा खंड है। चलो इसको ऐसे रहने दो। अब इसमें दो व्यवस्था मिलती हैं। अपने जो केचुआ कर रहे हैं फर्टिमा पोस्टिमा, इसमें सीटी की व्यवस्था है ये। आप बनाते जाओ डायग्राम, बाद में टाइम लगेगा ना। और एक ये व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था को कहते हैं लुम्ब्रिकीन। और ये व्यवस्था कहलाती है पेरिकिटिन। इसका उदाहरण है लुम्ब्रिकस। लुम्ब्रिकस केचुआ। और इसका उदाहरण जो है, जो अपन डील कर रहे हैं, फर्टिमा। फर्टिमा तो जो केचुआ फर्टिमा है, इसमें सीटी की व्यवस्था क्या है? पेरिकिटिन। मरीज शरीर के चारों तरफ सीटी पाई जाती है। और स्टार पॉइंट में क्या देंगे? लुम्ब्रिकस केचुए में सीटी की व्यवस्था कैसी है? लुम्ब्रिकीन। उसमें केवल दोनों तरफ 4-4 सीटी मिलती हैं, तो इसको ऑक्टाकिटिन भी कहते हैं। 4-4 कितने हो गए बच्चों? 8। 8 को क्या कहोगे आप? ऑक्टाकिटिन। तो इसका व्यवस्था का दूसरा नाम है ऑक्टाकिटिन। कितना
ऑक्टाकिटिन। तो लिखना फर्टिमा में सीटी की पेरिकिटिन व्यवस्था पाई जाती है। फर्टिमा में सीटी की पेरिकिटिन व्यवस्था पाई जाती है। कंटिन्यू। इस व्यवस्था में शरीर के चारों तरफ सीटी व्यवस्थित रहती हैं। शरीर के चारों तरफ सीटी व्यवस्थित रहती हैं। अब एक स्टार पॉइंट दे दो। स्टार पॉइंट में लिखना लुम्ब्रिकिन व्यवस्था, सीटी की लुम्ब्रिकिन व्यवस्था, स्टार पॉइंट। यह वर्गीकरण के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है और यहां भी आ सकता है। लुम्ब्रिकिन में क्या लिखोगे आप? लिखिएगा इस व्यवस्था में शरीर की दोनों पार्श्व सतहों पर, शरीर की दोनों पार्श्व सतहों पर 4-4 सीटी पाई जाती हैं। पार्श्व सतहों पर 4-4 सीटी पाई जाती हैं। इसलिए इस व्यवस्था को ऑक्टाकिटिन भी कहते हैं। अरे यार, यहां अटक जाता है। ऑक्टाकिटिन भी कहते हैं। उदाहरण लुम्ब्रिकस केचुआ। उदाहरण लुम्ब्रिकस केचुआ। अब सीटी के बारे में कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा। भाई सीटी की आकृति कैसी है? क्या सीटी एक बार ही बनती है जन्म के समय, या टूट जाए तो क्या होगा? गमनांग है, मिट्टी में चलना है, मिट्टी में चलते चलते रगड़ खा के घिस भी जाएगी, टूट भी जाएगी। तो घिसी हुई टूटी हुई सीटी का क्या करेगी? कल इसकी सारी सीटी टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, घिस जाएंगी, तो एक ही जगह पड़ा रहेगा, मर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। टूटी हुई और घिसी हुई सीटा के स्थान पर नई सीटा का निर्माण हो जाता है। सीटी बहुवचन है, सीटा एक वचन है, सीटा का निर्माण हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर अपने को लेना पड़ेगा कि सीटा की आकृति कैसी है, ये काय की बनी है, ये सब। एक डायग्राम बनाओ आप।
ये है श्यूक कोश। सीटी जीरस सैक। मैं जानबूझ का आपको अंग्रेजी की आदत डलवा रहा हूँ, साइंस में इसके बिना काम नहीं चलेगा आगे चलकर। चलो, ये है निर्मात्री कोशिका। फॉर्मेटिव सेल। ये है सीटा, एक वचन सीटा, श्यूक। ये इसका बीच का पार्ट है नोड्यूल। गांठ कहते हैं नोड्यूल को, पर यहां गांठ लिखना उचित नहीं रहेगा। नोड्यूल। दिखेगा नहीं है। इसका नाम है रिट्रैक्टर, आकुंचक। आकुंचक पेशी। रिट्रैक्टर मसल। और ये है अपाकुंचक। अपाकुंचक पेशी, प्रोट्रैक्टर मसल। प्रो मानी आगे, ट्रैक्टर मानी खींचना। ट्रैक्टर तो जानते ही हैं आप लोग, उसका नाम ट्रैक्टर खींचता है ना, उसका नाम ट्रैक्टर है। री मानी वापस, ट्रैक्टर मानी वापस खींचना, तो रिट्रैक्टर। इंग्लिश के शब्दों का हर का मीनिंग है। हिंदी इतनी संस्कृत अपने को आती नहीं है तो थोड़ा कठिन शब्द लगता है। आकुंचक, अपाकुंचक पेशी। तो आपने गौर किया, प्रोट्रैक्टर तो दो हैं और रिट्रैक्टर मात्र एक है। अब ये भी सोचो ऐसा क्यों है। हर चीज़ का कारण है। जिस दिन एक कारण समझ जाना सीख जाओगे ना, तो इसका मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर कैसा भी क्वेश्चन घुमा ले, हमको तो सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है। रटने से थोड़ी काम चलेगा। मल्टीपल चॉइस में हर शब्द एक क्वेश्चन बन जाता है, हर लाइन एक क्वेश्चन बन जाता है। किसी को छोड़ नहीं सकते चॉइस में। क्या पता उसके बैठे बैठे क्या दिमाग में आ जाए। हम तो बनाते ऐसे ही, सोचते यार ये क्वेश्चन देंगे, कभी पेपर बनाना आया, ये देंगे ये देंगे ये देंगे, और जब क्वेश्चन पेपर बनाने बैठते हैं तो कुछ ही चीज़ दिमाग में आ जाती है, वही क्वेश्चन बन जाता है। तो कोई आधार नहीं है क्वेश्चन बनने का। इसलिए अपने को हर चीज़, माने वो कहते हैं ना, डोंट लीव एनी पेबल अनटर्न। किनारे पे जाओ, सर पत्थर को उठा के देखो, क्या पता किसके नीचे सिप्पी मिल जाए, मोती मिल जाए आपको समुद्र के किनारे। वही कहानी है। अपने को ढंग से तैयारी करनी है कि आजा भैया तू कैसा क्वेश्चन देगा, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। तो जाके इस टफ कंपटीशन में लाखों बच्चे बैठते हैं, बताइए उसमें कहीं तो ऊपर उठोगे ना। ये तो समझ में आ गया डायग्राम। बड़ा करूँगा और ठीक है इतना तो लिखो। प्रत्येक श्यूक एस आकृति की होती है। एस आकृति की होती है। कंटिन्यू। यह पारदर्शक होती है तथा काइटिन से बनी होती है। काइटिन से बनी होती है।
अब इसे गौर करो, आप अप्रोक्सीमेटली इसको 3 भागों में बांट सकते हो, 1/3 बीच का, 1/3 बाद का। तो इसका मध्य का 1/3 भाग फूलकर गांठ बना देता है, इसका नाम क्या है? नोड्यूल। तो लिखिएगा सीटा का 1/3 मध्य का भाग फूलकर नोड्यूल का निर्माण करता है, नोड्यूल का निर्माण करता है। अब ऐसा क्यों है? जिससे कि पेशियां जुड़ सकें आके। तो इसमें आगे तो क्या है? अपाकुंचक और पीछे। तो लिखिएगा प्रत्येक सीटा से 3 मांसपेशियां लगी रहती हैं, जिनमें से 2 प्रोटेक्टर मसल्स, अपाकुंचक पेशियां तथा 1 आकुंचक पेशी होती हैं, एक रिट्रैक्टर पेशी होती है, मसल होती है। 2 प्रोटेक्टर, 1 रिट्रैक्टर। देखिए अब ये जो शुक है ना, किसमें स्थित है? शुक कोश में। और इसका 2/3 भाग तो अंदर रहता है और 1/3 भाग ही बाहर निकल सकता है शुक कोश से। तो गमन में देखा जाए तो कौन भाग लेगा? 1/3 बाहरी भाग ही तो लेगा। अगला पॉइंट लिखो, प्रत्येक शुक इस शुक कोश में स्थित रहती है। शुक को बोर्ड पे लिखा, शुक कोश, सिटीजीनस सैक, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। शुक कोश में स्थित रहती है। इसका 1/3 भाग बाहर तथा 2/3 भाग अंदर रहता है। 1/3 भाग बाहर तथा 2/3 भाग अंदर रहता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लिसन। अब देखो ये तो लगातार काइटिन की है। काइटिन तो मुलायम पदार्थ है, तो और मिट्टी में चलेगा तो घिसेगा, टूटेगा। तो सीटी लगातार घिसती रहती हैं और टूटती रहती हैं, पर इनका निरंतर सतत निर्माण होता रहता है। निर्माण कौन करेगा? प्रत्येक शुक कोश के आधार पर क्या पाया जाता है? निर्मात्री कोशिका, जो इसका निर्माण करती है। तो अगला पॉइंट लिखिए, शुकों का शुक कर दीजिए। शुक निरंतर टूटती रहती है तथा घिसती रहती है। शुक निरंतर टूटती रहती है तथा घिसती रहती है। कंटिन्यू। टूटी हुई अथवा घिसी हुई सीटा के स्थान पर, टूटी हुई अथवा घिसी हुई शुक के स्थान पर नई शुक का निर्माण हो जाता है। नई शुक का निर्माण हो जाता है। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, शुक कोश के आधार पर एक निर्मात्री कोशिका पाई जाती है। शुक कोश के आधार पर एक निर्मात्री कोशिका पाई जाती है, जो शुक का निर्माण करती है। शुक कोश के आधार पर एक निर्मात्री कोशिका पाई जाती है, जो शुक का निर्माण करती है। लिख चुके सब? दिक्कत थोड़ी है कि यहाँ तक। अब आप मुझे जवाब दो कि प्रोटेक्टर 2 क्यों और रिट्रैक्टर 1 ही क्यों?
भाई प्रोटेक्टर इसको बाहर लाएगी, तो बाहर मिट्टी है तो दबाव डालना पड़ेगा जब भी तो बाहर जाएगी, तो ताकत ज़्यादा चाहिए तो दो पेशियाँ, और जब रिट्रैक्टर अंदर खींचे के अंदर तो खाली स्थान है, उसको ताकत कम चाहिए, तो रिट्रैक्टर की संख्या केवल 1 और प्रोटेक्टर 2। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो ये शूक वाला काउंट पूरा हो गया। आपने शूक में क्या पढ़ा? दो व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिकिटिन और ऑक्टाकिटिन। ऑक्टाकिटिन का मतलब लुम्ब्रिकिन। अपने यहाँ किस में मिलती है? फरेटिमा में पेरिकिटिन। प्रत्येक छल्ले में कितनी सीटी हैं? 80 से 120, और ये 5 खंडों को छोड़कर हर खंड के मध्य में पाई जाती है। दैट्स ऑल। मार्फोलॉजी चल रही भाई सरस नहीं चलेगी। अब हेडिंग डाल दो पोर्स, छिद्र। छिद्र मनुष्य के शरीर पर कौन कौन से छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? मैं छोटे छोटे डायग्राम बनाता हूँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, समझ में भी आ जाएगा, कठिन भी नहीं है। पहला खंड, दूसरा खंड। एक छोटा सा डायग्राम। दूसरा डायग्राम। ये 18वें खंडों की संख्या है बच्चों की, और 14, 15, 16 आप लिख ही चुके हो। ये बना देता है क्लाइटलम। अरे ये रंग बदल दें तो अच्छा रहेगा। लाल दिया ना इसमें। एक डायग्राम और बना दें। ये लास्ट है, नंबर नहीं देते ना, लास्ट होता है ना। ये है माउथ, ये है एनस, ये है फीमेल गोनोपोर, ये है मेल
जेनाइटल अपर्चर या गोनोपोरी कर दो, जेनाइटल, अभी सबकी हिंदी लिखवा दूंगा, अपर्चर, ये और ये सारी मेल जेनाइटल पैपिली। ये सारे डायग्राम अधर सतह के हैं, वेंट्रल साइड के। अधर सतह मुख, मलद्वार, मादा जनन छिद्र, नर जनन छिद्र, नर जननांकुर, अब इसके शरीर पर कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं अपन एक एक करके ले लेते हैं। जैसे पहला कौन आएगा, मुख। अब क्वेश्चन आ जाए कि केचुए में मुख की क्या स्थिति है। ये केचुए का मुख किस आकृति का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस आकृति का बताइए। छोटा सा क्वेश्चन आ गया, कौन ध्यान देता है किस आकृति का है मुख। यह है क्रिसेंट्रिक, अर्धचंद्राकार। और कहाँ स्थित है, पहले खंड में। किस अवस्था में, मध्य अधर। भाई अधर साइड है, अधर के बीच में है ना, साइड में थोड़ी है। जैसे मेरा शरीर है, ये अपनी अधर साइड है, तो बीच की लाइन तो मध्य अधर। ये क्या होगा कि पार्श्वधर। ये दोनों क्या कहलाएंगे, पार्श्व। और पीछे कौन कहलाएगी, पृष्ठ। यही तो स्थिति है। तो माउथ बीच में है तो अपना भी तो बीच में ही है, अपना भी मध्य अधर है, इसका भी कैसा है, मध्य अधर। पर आंखें अपनी कैसी हैं, पार्श्वधर। और कान कैसे हैं, पार्श्व, लाइक दैट। तो इसकी ये स्थिति है। तो लिखिए, पहला लिखिए मुख, माउथ। इसका मुख अर्धचंद्राकार होता है। अर्धचंद्राकार होता है, जो प्रथम खंड में, याद करो प्रथम खंड का नाम क्या था बच्चों, पेरिओस्टियम, राइट। जो प्रथम खंड में मध्य अधर अवस्था में पाया जाता है, मध्य अधर अवस्था में पाया जाता है। एक डायग्राम और बनाओ।
इनका नाम है शुक्र ग्राहिका छिद्र। इस पर मैथिकल पोर्स। भाई पहले नंबर पे माउथ लिखा ना आपने, अब दूसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा। ये सारे पीले रंग के कौन हैं? शुक्र ग्राहिका छिद्र है। तो कितनी जोड़ी है? 4 जोड़ी। ये भी वेंट्रल साइड है। तो इनकी स्थिति क्या है? अधर पार्श्व अवस्था, बीच में नहीं ना, अधर पार्श्व। 4 जोड़ी है। और किन खंडों में है? हाँ, 5, 6, 6, 7, 7, 8 तथा 8, 9। एक खंड में न होकर अंतरखंडीय खांच में है, तो 2 खंडों के बीच में हो गए कि नहीं हो गए? तो डायग्राम बनाने के बाद हेडिंग डाल दो दूसरे नंबर पे, शुक्र ग्राहिका छिद्र। छोटे छोटे डायग्राम है, चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं और टाइम लगता नहीं अपना। लिखो, केचुए में 4 जोड़ी शुक्र ग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं। 4 जोड़ी शुक्र ग्राहिका छिद्र पाए जाते हैं। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। ये अधर पार्श्व अवस्था में ये लिख दो 5/6,6/7,7, 7/8 तथा 8/9 खंडों में पाए जाते हैं। बस ये दूसरा खंड हो गया, दूसरे तरह का छिद्र हो गया। डायग्राम बन गया, सबसे लेबलिंग हो गई। अब तीसरा लिखना, मादा जनन छिद्र। तीसरे नंबर का छिद्र है मादा जनन छिद्र, फीमेल गोनोपोर। अब आप खुद डायग्राम देखो बच्चों, कौन से खंड में है? 14 खंड में। संख्या कितनी है? 1। और अवस्था क्या है? मध्य अधर अवस्था। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम अपने आप लिख सकते हो। ये तो लिखना, इसमें एक मादा जनन छिद्र मध्य अधर अवस्था में 14th खंड में पाया जाता है। 14th खंड में पाया जाता है। तीसरे नंबर पर लिख दो, नर जनन छिद्र। नर जनन छिद्र तो नर जनन छिद्र की क्या स्थिति है? 18वां खंड। संख्या कितनी बच्चों? 2। और क्या स्थिति दोगे? अधर पार्श्व, राइट। इसमें 2 नर जनन छिद्र अधर पार्श्व अवस्था में 18वें खंड में पाए जाते हैं। अधर पार्श्व अवस्था में 18वें खंड में
पाए जाते हैं। राइट। अब आप चौथे नंबर पे लिखो मल द्वार। एनस। अब इसकी स्थिति क्या है? अंतिम खंड में संख्या दे नहीं सकते, 100वां भी हो सकता है, 120वां भी हो सकता है। और स्थिति क्या है? मध्य अधर। और शेप कैसी है? आकृति अंडाकार, ओवल है ना, गोल थोड़ी पूरा, न दरारनुमा है, अंडाकार है, ओवल है। तो लिखिएगा मल द्वार अंतिम खंड में मध्य अधर अवस्था में पाया जाता है। मध्य अधर अवस्था में पाया जाता है। यह कुछ कुछ अंडाकार होता है। कुछ कुछ अंडाकार होता है। एक डायग्राम और बनाओ, और ये डायग्राम है डोर्सल साइड का। मान लीजिए 11वां खंड है, ये 12वां खंड है, ये 13वां, और आगे ऐसी स्थिति होगी। इसलिए आगे बनाने की जरूरत नहीं है, नई चीज़ नहीं है। ये है पृष्ठ रंध्र। डोर्सल पोर। ये पृष्ठ सतह का डायग्राम है। एक मिनट रुक जाओ ना, करेक्शन है। करेक्शन है। ये सीधा है, यहाँ नहीं है, यहाँ मतलब 12/13 से अंतिम खांच। पहला कहाँ मिलेगा? 12/13 में। तो गलती से 11 खंड था, हो गया कि 12 है। 12, 13, 14 बना था, या फिर वो 11 लिखा गया, तो मैंने करेक्शन कर दिया। टॉपिक अपना केचुए में छिद्रों का चल रहा है कि इसके शरीर पर कितने छिद्र हैं। तब ये कौन है? अगला पॉइंट आ जाएगा पृष्ठ रंध्र। कौन सी संख्या है? 5वां, छठा लिखो। छठे नंबर पे लिखिएगा डोर्सल पोर्स, पृष्ठ रंध्र।
अब जैसा कि नाम है पृष्ठरंध्र, ये कहाँ मिलेंगे? मध्य पृष्ठ अवस्था में। और प्रथम कहाँ मिलेगा? 12/13 खांच में। तो ये 12/13 से अंतिम खांच में पाए जाते हैं। तो लिखिएगा, केंचुए में मध्य पृष्ठ अवस्था में मध्य पृष्ठ अवस्था में 12/13 से अंतिम खांच में पृष्ठरंध्र पाए जाते हैं। 12/13 से अंतिम खांच में पृष्ठरंध्र पाए जाते हैं। कंटिन्यू, फुल स्टॉप। प्रत्येक खांच में एक पृष्ठरंध्र होता है। प्रत्येक खांच में एक पृष्ठरंध्र होता है। इस प्रकार, फुल स्टॉप, इस प्रकार क्वेश्चन यही आता है, प्रथम पृष्ठरंध्र, इस प्रकार प्रथम पृष्ठरंध्र 12/13 खांच में पाया जाता है। प्रथम पृष्ठरंध्र 12/13 खांच में पाया जाता है। ओके भाई, छिद्रों का काउंट तो पूरा हो गया, पर मॉर्फोलॉजी चल रही है अभी। क्योंकि आप देखो यहां इस डायग्राम में 17 और 19 खंडों में 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? नर जननांकुर। तो अगला सब हेडिंग लिख दो, मेल जेनाइटल पेपिली, नर जननांकुर। फिर इसकी बाह्य रचना पूरी हो जाएगी। नर जननांकुर, क्लियर है डायग्राम में? क्या स्थिति रही? अधर पार्श्व या पार्श्वधर, है ना, एक ही बात है। लिखिएगा, केंचुए में 2 जोड़ी नर जननांकुर पाए जाते हैं। ये अधर पार्श्व अवस्था में सत्रह तथा 19 खंडों में स्थित रहते हैं। सेवनटीन्थ तथा 19th खंडों में स्थित रहते हैं। क्लियर है डायग्राम में? बिल्कुल स्पष्ट है। और आप अकाउंट न भी याद करो तो केवल डायग्राम देख जाओ तो ही हर चीज क्लियर है यहां। अब इनका काम क्या है? वैसे तो आगे भी आ जाएगा, फिर भी लिख दें, ये मैथुन क्रिया में सहायता करेंगे। तो लिखिए, ये जननांकुर मैथुन क्रिया में सहायक होते हैं। मैथुन क्रिया में सहायक होते हैं। ओके, अब क्योंकि बाहर की संरचना पूरी हो गई, अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने से पहले कौन आएगा? बॉडी वॉल। तो हेडिंग डाल दो, बॉडी वॉल। बॉडी की हिंदी देह, वॉल का अर्थ है भित्ति। जैसे अपनी स्किन है ना, त्वचा है, ऐसे इनके ऊपर क्या मिलती है? बॉडी वॉल। एक्चुअली डायग्राम बन जाए तो बहुत क्लियर हो जाए, पर इतना समय आज का डायग्राम का नहीं है। इसका आउटलाइन मैं बनाता हूँ। देखिए, जैसे मैं बना वैसे ही बना लेना आप। इस बॉडी वॉल में पहला आता है क्यूटिकल। शुद्ध हिंदी है तनुत्वक। उसके बाद आएगी
एपिडर्मिस, उपकला। उसके बाद तीसरी परत आती है मस्कुलेचर, पेशीय स्तर। अब पेशी स्तर में भी 3 स्तर हैं। पहला है वर्तुल पेशियों का बाह्य स्तर। उसके बाद है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, पेशियों का मध्य स्तर। फिर तीसरा है वर्तुल पेशियों का आंतरिक स्तर। और चौथा इसमें परत आती है, वो है विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। तो कुल मिलाकर इसमें ये 4 परतें हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं, उससे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर विशेषताएं लिखेंगे। अब इसकी जो एपिडर्मिस है, इसमें बहुत सारी कई तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। उनके नाम एक बार लिखने तो हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया मुझे अभी, याद करो, केचुआ का रंग हल्का भूरा किसके कारण था? पोरफायर। अभी ये पिछली बार तो शायद ये नहीं था, किस एग्ज़ाम में था ये क्वेश्चन? 2023 के किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन था कि केचुए में पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है? 4 चॉइस आ जाती है, एपिडर्मिस में, क्यूटिकल में, वर्तुल पेशी का बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर, को निश्चित नहीं। तो नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि भाई रंग देगा तो सबसे बाहर होगा, तो सबसे बाहर नहीं होकर कहाँ मिलता है? वर्तुल पेशियों के बाह्य स्तर। वेरी गुड आंसर। इस तरह से जवाब दोगे तो कल्याणी हो जाएगा आपका और मेरा दोनों। चलिए, अच्छी बात है, पढ़कर आने से फ़ायदा तो होता ही है। तो अब अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, या शुरू कर दो, है टाइम है, 3 मिनट है, डायग्राम तो बनना नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डाल दो क्यूटिकल। लिखो, यह सबसे बाहरी स्तर है यह एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन की 2 परतों से बना होता है, बाइलेयर्ड है।
एल्ब्यूमिन की 2 परतों से बना होता है, राइट। अब दूसरा लिखना एपिडर्मिस। देखिए ये एक परतीय है, पर इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो 4 या 5 तरह की कोशिकाएं मान लो, उनका एक एक करके वर्णन अपने को लेना पड़ेगा। तो लिखिएगा केचुए की एपिडर्मिस एक परतीय रचना है, एक परतीय रचना है जिसमें निम्नलिखित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। डैश ये अपना कल ले लेंगे, यहाँ सही पॉइंट है। कल डायग्राम बना देंगे पहले, और उसके बाद इन कोशिकाओं को, डायग्राम में कोशिकाएं होंगी, आसानी से आप उसको समझ जाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आया समझ में? आ क्या यू आर एंजॉइंग और नॉट? समझ में तो आ जाएगा, गारंटी बेटी। आपका आनंद आना चाहिए साथ में और एग्ज़ाम में भी दिक्कत नहीं है।